हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। जैसा कि आपको दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इससे पहले की वीडियो में बच्चों हम क्या क्या देख चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री के बाकी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। और उसके अलावा अगर मैं एंजाइम कैटालिसिस के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूं जहां पे आपको ये समझ आ जाएगा कि एंजाइम क्या है। तो अगर आपको इस चीज में डाउट है कि एंजाइम क्या है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के आओ। एंड देन हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी सारी चीजें हैं जो एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों बोर्ड में कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो एक एक करके जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखे हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। दिस इज इमेज ऑफ एंजाइम। एंजाइम काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ इसी तरीके के इमेजेस मिलेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। सो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला है, मैं एक एक करके एक एक को पिक करूंगा और उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो सबसे पहला हाईली एफिशिएंट। जब बच्चों आपसे कोई बोलता है कि एंजाइम हाईली एफिशिएंट, हाईली अगर एफिशिएंट है तो इसका क्या मतलब होता है? हाईली एफिशिएंट का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट, बहुत कम अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं ओवरऑल रिएक्शन को कैरी करने के लिए। इसका क्या मतलब है? देखो, आपके बॉडी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम बताओ तो बच्चों एक एंजाइम है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? बड़े पार्टिकल ऑफ फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? स्टार्च जो होता है उसको बच्चों किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में। किसको? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो अमाइलेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो कल आप एक्स्ट्रा खाना खा लो तो बॉडी को ऐसा नहीं होता कि अगर आपने डबल सपोज खाना खा लिया तो ऐसा नहीं है कि बॉडी को उसी प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा अमाइलेज निकालने की जरूरत पड़ेगी या अमाइलेज रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हाईली एफिशिएंट जो होता है इसका यही मतलब होता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम is sufficient enough या efficient enough to carry out reaction in millions of particle। एक एक मिलियन, 10-10 लाख पार्टिकल में एक छोटा सा अमाउंट ऑफ एंजाइम सफिशिएंट होता है रिएक्शन कैरी करने के लिए। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आया होगा बच्चों। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट होता है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, हाईली स्पेसिफिक का मतलब होता है, हाईली स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है बच्चों? अगर सपोज कर लो आपने सर दर्द की दवाई खाई है ना, आपने सर दर्द की दवाई खाई तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके घुटने में दर्द है उसको ठीक कर देगा? नहीं। तो जिस तरीके से मेडिसिन आर स्पेसिफिक इन नेचर, मेडिसिन स्पेसिफिक इन नेचर का क्या मतलब है? जहां पे उनको असर करना है वहीं पे जाके असर करेंगे, कहीं और नहीं। तो इसीलिए इसी तरीके से जो एंजाइम होते हैं वो भी काफी क्या होते हैं? आपके स्पेसिफिक इन नेचर होता है। एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम एक पर्टिकुलर चीज ही करेगा। जैसे एक एंजाइम है लाइपेज। अगर लाइपेज का काम क्या है? इसका काम क्या है? फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आपके बॉडी में जो फैट इनटेक करते हो, जैसे सपोज कर लो आपने दही खा लिया, ठीक है, आपने दूध पी लिया, ठीक है, अब इन सब में क्या है? सपोज करो आपने मिल्क कंज्यूम कर लिया, आपने कर्ड कंज्यूम कर लिया, इसमें फैट है सपोज। तो जो फैट को आपको डाइजेस्ट करने का काम क्या है? वो लाइपेज करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल को आप प्रोटीन जो है, अगर प्रोटीन बॉडी के अंदर जाता है तो वो आपको दिखे कि लाइपेज उसको कर रहा, नहीं। जिसका जो काम है वो वही करता है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, सरदर्द की दवाई सरदर्द पे काम करेगी। अगर आपने किसी और चीज की दवाई ली है, सोने की दवाई ली होगी, तो ऑब्वियसली खाने के बाद आपको नींद आएगी। तो जिस पर्पस के लिए जिस चीज का काम है वो उसी चीज पे काम कर रहा है। एंड सेम गोज फॉर एंजाइम ऑल्सो, कि वो जिस चीज के लिए बने हैं वो उसी चीज पे हाईली स्पेसिफिक होते हैं और उसी चीज पे काम करते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बच्चों हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो, एंजाइम्स क्या होता है आपको पता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अगर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है तो हम कुछ ऐसे एंजाइम्स की बात करते हैं जो हमारे बॉडी में ही है ना। तो ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो बहुत सारे कैटलिस्ट हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में मल्टोज मिलता है, हमारे बॉडी में अमाइलेज मिलता है, और कुछ तो एग्जांपल हमने देखा लाइपेज होता है। तो क्वेश्चन है कि जब मैं बोलता हूं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम अच्छे से काम करता है, सपोज करो आप हेल्दी हो,
ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो आप बोलोगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, हाँ या ना। और आप बोल सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो बच्चों यही वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहां पे आपका एंजाइम जो क्या होता है, बेस्ट तरीके से काम करता है। बेस्ट तरीके से काम करता है। बेस्ट तरीके से काम करने का क्या मतलब हुआ कि जो उनकी एबिलिटी होती है किसी रिएक्शन को कैरी करने की, वो सबसे बेस्ट होती है आपके इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ओके, तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, अब सपोज कर लो कि आपको फीवर हो गया, तो फीवर हो गया, मान लो कि आपका टेम्परेचर 100 सपोज 102 हो गया, तो आपने नोटिस करा होगा कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो होता क्या है कि आपकी बॉडी ढंग से काम करना बंद कर देती है, आपका जो डाइजेशन होता है वो खराब हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके पूरे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, और उन सब रिएक्शन को कौन सपोर्ट कर रहा है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मान लो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा आपके बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा तो जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, और अगर एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो वो जिस रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। वो कैसे कैसे रिएक्शन हो सकते हैं? स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट होना, माल्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, आपके बॉडी में फैट का डाइजेशन होना, आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चीजों का होना। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? अफेक्ट होंगे। अगर ये सारी चीजें अफेक्ट होंगी तो आपकी बॉडी भी अफेक्ट होगी। इसीलिए जब एक सर्टेन टेम्परेचर से कम या ज्यादा हो जाते हैं आपके बॉडी के टेम्परेचर, तो आपकी बॉडी ढंग से फंक्शन काम करना कम कर देती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम ने ढंग से काम करना बंद कर दिया है। इसी तरीके से टेम्परेचर कम भी कर दोगे, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होना और ज्यादा डेंजरस होता है बच्चों। 102 फिर भी एक बार को चला जाएगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर 94 95 तक चला गया तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, तो हम इस साइड की बात नहीं करते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर कम होता है तब भी आप बोल सकते हो कि एंजाइम की वर्किंग खराब हो जाती है, और हाई हो जाता है तब भी एंजाइम की वर्किंग बच्चों क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये सब मैं फ़ारेनहाइट में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके, तो हमेशा बॉडी को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो बेस्ट टेम्परेचर है जिसपे हमारा एंजाइम काम कर सकता है, अगर आप रेंज एक पूछना चाहोगे तो आप बोल सकते हो 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस रेंज में आपका एंजाइम परफेक्ट काम करता है। ह्यूमन बॉडी इस टेम्परेचर पे होता है तो हमारा बॉडी इस टेम्परेचर परफेक्टली काम करता है। अगर कोई और भी चीज है जो इस रेंज में है तो आपका क्या होगा? अगर कोई और बॉडी है, सपोज करो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है, कोई और एनिमल हो सकता है उसका एवरेज टेम्परेचर कुछ और है, लेकिन अगर वो टेम्परेचर इस रेंज में है 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस, तो मोर और लेस आपका एंजाइम ढंग से काम करेगा। तो अगर किसी का 94 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो इट विल वर्क, बट प्रॉब्लम ये है कि किसी और की बॉडी इस पे अडेप्ट होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी इतने कम टेम्परेचर पे या इससे कम टेम्परेचर पे अडेप्ट नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि 94 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कोई इशू आने वाला है। अगर कोई और एनिमल उस नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है तो उनके बॉडी टेम्परेचर इसी टेम्परेचर के आसपास रेगुलेट होती है। कंडीशन क्या है कि एंजाइम के वर्किंग के लिए 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस का लगभग एवरेज टेम्परेचर चाहिए जहां पे ये बेस्ट काम करते हैं। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं दे देता हूं बच्चों। 70 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, फ़ारेनहाइट नहीं सेल्सियस, बहुत ज्यादा हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट में तो ये। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस किसी एंजाइम को गर्म कर दो तो वो किसी काम के नहीं रह जाते, वो डिस्ट्रॉय हो जाते, तो उनकी सारी एबिलिटी जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है। आई होप आपको समझ आया होगा ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, हाईली इफेक्टिव अंडर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। जिस तरीके से बच्चों एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है एंजाइम के काम करने के लिए, उसी तरीके से एक ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए होता है। तो 5 से 7 का रेंज होता है पीएच का, जहां पे आपका एंजाइम ठीक ठाक काम करता है। ओके, और आपने अगर आपसे पूछा जाए कि आपके ब्लड का पीएच कितना है, तो ब्लड का जो पीएच होता है हमारा 7.2, हल्का सा एल्कलाइन होता है, हल्का सा बेसिक होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ पीएच वेयर एंजाइम कैन वर्क प्रॉपरली। 5 से 7 वाला रेंज होता है। तो हमारे बॉडी जो पीएच होती है जिसमें मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रल होता है, लगभग स्लाइटली बेसिक होता है 7.2 7.1 के आसपास। तो उस पे हमारे बॉडी में परफेक्टली काम करता है आपका एंजाइम। अगर आपके बॉडी का पीएच ऊपर नीचे हो जाए तो देन अगेन आप सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम फेस करोगे अपने बॉडी के अंदर। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो हमने 4 पॉइंट कवर किए। नाउ कमिंग टू दीज 2 पॉइंट, हम इनको लास्ट में कवर करते हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक्शन ऑफ एक्टिवेटर एंड और कोएंजाइम, और दूसरा चीज क्या है, एक्शन ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन। जैसा कि आपने कैटलिस्ट में जरूर पढ़ रखा होगा कि आपका जो एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर क्या होता है, रेट को क्या कर देता है कैटलिस्ट के, बढ़ा देता है, और जो आपका पॉइजन होता है वो क्या कर देता है, रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं वीडियो में, आई होप आपने वो वीडियो देख रखी है। तो एक्टिवेटर या कोएंजाइम क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। रेट को कैसे बढ़ा देता है, क्योंकि एंजाइम के केस में क्या होता है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी आपने पढ़ रखा होगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ रखी तो प्लीज मेक श्योर आप पुराने वीडियोस देख के आओ। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, सपोज करो कि यहाँ पे रिएक्टेंट है आपके पास, तो रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ, वो पहले सबसे पहले क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट बनाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये एनर्जी है तो, और ये अगर टाइम है, तो रिएक्टेंट से कम एनर्जी होगा प्रोडक्ट, क्योंकि कम एनर्जी का मतलब ज्यादा स्टेबल, तो हमेशा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, रिएक्टेंट से कम स्टेबल अगर प्रोडक्ट है तो रिएक्शन का फायदा क्या हुआ, वो और ज्यादा, आप बोल सकते हो रैंडम हो गया, और ज्यादा उसकी मतलब रैंडमनेस बढ़ गई है ना। तो हमेशा स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए कि वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हो। अब जो आपका ये है एक्टिवेटर और जो एंजाइम है, बेसिकली एक्टिवेटर क्या कर देता है, इसको और कम कर देता है, ठीक है। तो आपका रिएक्शन फास्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड पॉइजन क्या कर देता है, इस प्रोसेस को इनहिबिट करने की कोशिश करता है, ना होने देता है। एक मैं रैंडम एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि इनहिबिटर होते क्या है। देखो, दो तीन चीज, एक आधे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आएगा। आपने एनेस्थीसिया, ये बिल्कुल ही एंजाइम का एग्जांपल नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कनेक्ट हो पाएगा कि किस तरीके से आपका इनहिबिटर्स काम करते हैं, पॉइजन्स जो होते हैं। मतलब जस्ट आप मतलब उसमें सिमिलैरिटी समझने की कोशिश करना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट एग्जांपल। जैसे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, तो एनेस्थीसिया में क्या होता है, आपको ऐसा नहीं है कि बॉडी को पेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बॉडी को उतना ही पेन होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो उस सिग्नल्स को रिसीव करके बताती है आपकी ब्रेन के, अरे यहाँ तो मतलब सपोज आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है या आपको काटा जाए, सपोज कर लो होश में आपकी उंगली काट दी जाए, तो आपको बहुत दर्द होगा। और ये दर्द होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो आपकी बॉडी क्या होती रहेगी, किसी ना किसी तरीके से चोट खाती रहेगी, उसमें डैमेज होता रहेगा, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, तो आप टेक केयर भी नहीं करोगे, है ना। तो जो पेन होता है वो इमीडिएट नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, ताकि आप उसके बारे में ध्यान दो, उसके बारे में एक्शन लो, उसको ठीक करो। तो अब जब एनेस्थीसिया दी जाती है तो काटा जाएगा आपकी उंगली को या कुछ भी किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, तो पेन तो उतना ही है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो ब्रेन तक जा रही है, उसको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। तो जब ब्रेन को ही नहीं पता चल रहा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी करो, एक सोए हुए आदमी को अगर हल्का सा टच करो तो रिस्पॉन्सेस स्लो हो जाते हैं, है ना। या एक डेड बॉडी को आप कुछ भी करते रहो, क्योंकि आप सब कुछ डिस्कनेक्टेड है, कोई मतलब ही नहीं है, तो आप कुछ भी करते रहो, उसको कभी पता नहीं चलेगा। सेम एक और एग्जांपल देता हूँ, कफ सिरप में आपने जरूर, खांसी होती है तो आपको डॉक्टर क्या बोलता है, कफ सिरप पी लो। कफ सिरप बेसिकली क्या करता है, वो भी एक तरीके से, ऐसा नहीं है कि सेंसेशन, वो क्या करने की कोशिश करता है, सप्रेस करने की कोशिश करता है, जो आपको एक तरीके से एलर्जी बोल लो, ऐसा कुछ होता है कि गले में आपको कुछ फील हो रहा है, उस एलर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपकी खांसी कम आती है, ठीक है। दे आर नॉट प्रॉपर क्योर, बट हाँ वो सप्रेस करते हैं चीजों को, सो दैट कि आपको वो फील ना हो, ठीक है। सेम आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कोरोना। कोरोना में आपको सपोज करो कि आपको स्टीम लेने को बोला गया, है ना, स्टीम लेने को बोला गया, तो स्टीम से क्या कोरोना खत्म हो रहा है, नहीं, स्टीम से क्या हो रहा है कि आपका बस क्या हो जाए, जो पैसेज है वो ज्यादा स्मूथ हो जा रहा है, तो जो आपको पेन होता है थ्रोट में, ये सारी चीजें कम फील होगी। तो आप क्या करने की कोशिश करो, बस सप्रेस करने की कोशिश करो इन सारी चीजों को। दीज आर नॉट प्रॉपर क्योर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग टू यू। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ओके। और ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ एक्टिवेटर और इनहिबिटर को, तो सपोज करो ये एक्टिवेटर है और ये इनहिबिटर है। तो सपोज करो कि अगर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैं इस एक्सिस पे शो करता हूँ, और इस एक्सिस पे सपोज करो मैं टाइम को शो कर रहा हूँ, तो सिमिलरली इनहिबिटर के केस में भी या पॉइजन के केस में भी ये रेट है, और ये सपोज करो ये टाइम है। तो अगर सपोज करो एंजाइम खाली अकेले होता, तो मान लो ये रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेटर ऐड कर दोगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा एंजाइम प्लस एक्टिवेटर। सेम गोस विद इनहिबिटर की, अगर मान लो ऐसे एंजाइम पहले नॉर्मली काम कर रहा था, आपने
पॉइजन ऐड कर दिया या सिंपली इनहिबिटर ऐड कर दिया तो वो क्या कर देगा, रेट को स्लो कर देगा। तो आप पेपर में कभी भी आए तो इस तरीके से बना दो, टीचर को बिल्कुल ही आइडिया हो जाएगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्टिवेटर और इनहिबिटर क्या होता है। और याद रखना मेजॉरिटी ऑफ एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, वो मेटल आयंस होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, आपका मैंगनीज हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो मेटल आयंस होते हैं, दैट एक्ट्स एज आपका एक्टिवेटर। तो आई होप आप इस चीज को ध्यान रखोगे और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसको जरूर लिखोगे। उसके बाद बच्चों हमने सारे ये 6 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट कवर कर लिए हैं। 2 पॉइंट रहते हैं ऊपर और नीचे के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये 6 इंपॉर्टेंट थे, बट मैं बता देता हूँ। कोलाइडल नेचर, कोलाइडल नेचर का मतलब क्या होता है, एंजाइम कभी भी आप मिक्स करते हो बच्चों वाटर के अंदर तो वो क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज करोगे, यूवी लाइट में एक्सपोज करोगे किस चीज को, एंजाइम को, तो एंजाइम क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर एंजाइम को बचा के रखना है तो अल्ट्रावायलेट लाइट से उसको बचा के रखना होता है। जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको ये बता दिया। ओके, एंड लास्ट है नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। याद रखना आपने 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो आप बोलोगे ये इक्विलिब्रियम। और ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा हुआ है। ओके, सो होता क्या है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम के स्टेट पे कैटलिस्ट ऐड कर दूं तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ा देगा, बैकवर्ड को भी बढ़ा देगा, तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो बच्चों आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि आपका कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम कैटालिसिस के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखने। यहाँ पे मैंने आपको 8 पॉइंट मेंशन करे हैं और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 3 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। आप 6 पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हो एक्सप्लेन के साथ, और जो भी मैंने एग्जांपल बताए हैं आप उनको कोट कर सकते हो, जो भी मैंने ग्राफ बताया उसको आप शो कर सकते हो आंसर लिखते टाइम। उससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगी बेटर नंबर लाने में। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रेकमेंड करना, ये चैनल वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।